संगम वंश के बाद के वंश के बारे में पढ़ना है। वंशावली हम लोग पढ़ रहे हैं। नए साम्राज्यों का उदय के अंतर्गत ये 40 चैप्टर आते हैं। इसमें हम लोग इतिहास का गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो वंश हुआ उसका नाम था, इस गुप्त वंश का सबसे पहला राजा जो था उसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था जी? श्रीगुप्त का शासन 240 से 280 तक रहा। इसने इलाहाबाद के पास में एक जगह है कौशाम्बी। कौन सा जगह है? कौशाम्बी। उस कौशाम्बी जगह पे, यहाँ कौशाम्बी मैंने लिखा है, इस कौशाम्बी के पास में उसने क्या किया कि अपने राज्य को स्थापित किया। और राज्य को स्थापित करने के बाद में उसने इस कौशाम्बी नामक जगह पे अपना राजकाज शुरू किया। इसने इसे आदि राज भी कहा जाता है। आदि मीन्स जिसने शुरुआत किया, इस वंश का शुरुआत किया इसने। और महाराज भी कहा जाता है। इसे दो उपाधियां मिली। श्रीगुप्त को दो उपाधियां मिली। पहला आदिराज, क्या कहा गया? आदिराज। और दूसरा जो था उसे महाराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके बेटा है ना महाराज। इन्होंने महाराज करके, और इन्हें ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने के लिए है ना रिद्धपुर में अपना एक जगह दान में दिया। और 24 गांव, मान लीजिए कि मंदिर का खर्च कैसे चलेगा। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, जैसे अभी मंदिर होता है या मस्जिद होता है तो ये उस क्षेत्र में क्या किया जाता है कि उस मंदिर में, उस गांव के जो उस मंदिर के पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं कि गांव में घूम घूम करके, या मस्जिद में ही हम होता है कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले तो उस पढ़ने और नमाज पढ़ने वाले लोग अपने घर से कुछ सीधा बारी होता है जिसको हम लोग अनाज कहते हैं, या रुपया पैसा हर महीना में वहाँ जमा किया जाता है ताकि उन लोगों को महीना दिया। लेकिन मंदिरों में महीना का जिक्र नहीं होता है। जो साधु पुजारी होते हैं, बहुत कम ऐसे मंदिर है जहाँ पुजारियों को पैसा दिया जाता है। वो लोग पूजा करते हैं, जो दान पुण्य में जो अन्न मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे ही यहाँ एक 24 गांव इन्होंने विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। स्थापना के समय 24 गांव दान में दे दिया ताकि उस मंदिर की देख रेख हो, व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद में उनके लड़का हुए घटोत्कच। क्या हुए? घटोत्कच। इन्होंने भी इन्हीं के नक्शों कदम पे चला, और नक्शों कदम पे चल करके इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण करके शासन किया। और इन्होंने भी लगभग आपको 36 साल तक, 36 नहीं 16 साल तक इन्होंने शासन किया। 19 से लेकर के 35, 19 से लेकर के 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 16 साल तक इनका भी कोई विशेष महत्व नहीं, मतलब महत्व क्यों नहीं रहा। राजकाज अपने वंश को इन्होंने बढ़ाया। जब मैंने बताया था कि संतान 3 तरह के होते हैं, बताया था ना जी? 3 तरह के होते हैं। एक होता है पुत्र, एक क्या होता है? पुत्र। एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। होता है ना? पुत्र माने बाबूजी जो दिया है उसको बचा के खाएगा, उतने में रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा, है ना। माने जो धन दौलत है उतने में कमा खा लेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा, अपने बाल बच्चा को पढ़ा उड़ा के आगे बढ़ा देगा। एक होता है सुपुत्र। सुपुत्र क्या करता है, पिता से जो प्राप्त होता है उसमें और मेहनत करता है, मन लगा के पढ़ता है, अपने धन को, अपने यश को, पिताजी के यश को, नाम को आगे बढ़ाता है ना। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, एगो गाना था, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। एक होता है पापा कहते हैं बेटा हमको बदनाम करेगा। होता है कि नहीं होता? जौन होता है सब कुपुतुआ छुछुंदरा। कौन होता है सब? छुछुंदरा। कुपुत वो बाबूजी के नाम को माटी में मिला देता है। बाबूजी के नाम को बाबूजी कहते हैं, है ना बेटा मैंने साफ ऐसा कपूत बा हमार नाम साफ हंसा दे। होता है कि नहीं होता है? दिन भर में 4 गो गाड़ी सुनता है। होता है कि नहीं होता है? तो कपूत नहीं बनना है, सपूत बनना है। क्या बनना है? कोई न थे ये पुत्र, क्या थे? पुत्र। इन्होंने अपने वंश को ऐसे ही रखा। उसके बाद में प्रथम जो शक्तिशाली राजा हुए, इन्हें वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है।
चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन शुरू किया और इन्होंने लिच्छवी की एक राजकुमारी थी, कुमार देवी। कौन से थे जी? अब इन्होंने क्या किया कि 319 में शासन शुरू किया और पहले के राजा महाराजा जब शासन शुरू करते थे तो यज्ञ महायज्ञ करवाते थे और इन्होंने उसी साल एक संवत की शुरुआत की। एक संवत की और उस संवत का नाम क्या दिया गया? कोई बताएगा कौन सा संवत? कल हम बताए थे कौन सा वंश है? गुप्त वंश। तो उन्होंने कौन सा संवत शुरू किया? गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। तो इन्होंने क्या किया कि जब राजा बने चंद्रगुप्त प्रथम, तो इन्होंने एक संवत शुरुआत किया कि इस साल से हमारी गणना यहाँ से शुरू होगी। तो उन्होंने 319 में एक संवत की शुरुआत की। 319 ईस्वी में और इस गुप्त संवत के बाद में उन्होंने जब राजा बने तो सब उन्होंने क्या किया? अब सोचा कि राज्य का विस्तार कैसे करें, तो उन्होंने दो तरीके से राज्य का विस्तार किया। एक तो विवाह के माध्यम से कि अब हम विवाह करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया? इसके नक्शोकदम पे चलते हुए अब लिच्छवी से उनका हमेशा टकरार चलते रहता है। तो सोचा कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे, अपने दामाद को, अपने फूफा को कोई दंड थोड़े देता है जी, और हमेशा कोशिश करता है बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध के द्वारा राज्य को आगे बढ़ाना शुरू किया और इन्होंने लिच्छवी की कुमार देवी, जिससे कुमार देवी, लिच्छवी की कुमार देवी से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके और तुम्हारा लिच्छवी गणराज्य से झगड़ा समाप्त कर दिया और भी अपने राज्य को इन्होंने आगे बढ़ाया। और इन्होंने प्रथम राजा थे, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन से राजा की? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की और उपाधि धारण करने के बाद में इन्होंने, है ना, अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और उसके बाद इनके लड़का जो होगा समुद्रगुप्त, इनके बाद में कौन राजा बने जी? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त राजा बने। सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त थे। सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त। इन्होंने क्या किया कि आर्यावर्त और दक्षिणावर्त दो राज्य थे। आर्यावर्त उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उन्हें आर्यावर्त कहा जाता था और साउथ के तरफ के जो राज्य थे उन्हें दक्षिणावर्त कहा जाता था। तो आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को इन्होंने परास्त किया। इन्हें क्या किया? इन्होंने परास्त किया। और परास्त करने के बाद में अब जो नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे उन पे इन्होंने अपना शासन करना शुरू किया। और दक्षिणावर्त के राजा थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, राज्य हम जीत लिए। बहुत राजाओं ने इनको आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। बोला कि ठीक है, आप ही राजा रहिए। तो इन्होंने कहते कि राजा आप ही रहिए, बस आप हमको क्या दीजिएगा? टैक्स दीजिएगा, है ना। तो दक्षिणावर्त के जितने भी राजा थे वो राज वहीं करते रहे, लेकिन इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली कि हम आपके अधीन हैं, हार मान लिया। और उसके बाद में टैक्स देना इन्होंने शुरू कर दिया। और टैक्स देने के बाद में चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि मिली। कौन सी थी? पराक्रमांक। अब देखिए, समुद्रगुप्त को एक ही उपाधि नहीं मिली। समुद्रगुप्त जो थे, है ना, गंगा यमुना दोआब के शासक, है ना, जिन्हें पराजित कर राज्य में मिला लिया। उसके बाद में हिमालय के क्षेत्र में भी, जो हिमालय का हमारा क्षेत्र था, हिमालय के क्षेत्र में भी उन्होंने, हिमालय क्षेत्र के जितने राज्य थे उस समय के, नेपाल, असम, बंगाल, कौन कौन से जी? नेपाल, असम, बंगाल, यहाँ के राज्यों को भी उन्होंने जीता। और जीत करके उन्होंने अपने राज्य में मिला, राज्य में नहीं मिलाया, इन सभी राज्यों को जीत करके इन पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। बोला कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। जितने भी क्षेत्रीय, जितने सीमावर्ती राज्य थे उनको उन्होंने जीता। उसके बाद में आर्कटिक राज्य जो थे
है ना, जिसमें जंगली क्षेत्र जो थे उन्होंने, जैसे विंध्य का क्षेत्र हो गया, विंध्याचल हो गया, उसको जीता। पूर्वी दक्कन, दक्षिण भारत के, यहाँ तक कि समुद्रगुप्त ने तमिलनाडु के कांची में, है ना, तमिलनाडु के कांची पहुंचा और पल्लवों को वहां पे उन्होंने पराजित किया, पल्लव राजाओं को उन्होंने पराजित किया। और भी तरह के, पांचवा उन्होंने शको कुषाण वंश के राजाओं को उन्होंने परास्त किया। अफगानिस्तान को उन्होंने पराजित किया। अफगानिस्तान को पराजित करने के बाद में जितने भी राजा थे, और कहा गया समुद्रगुप्त को पदच्युत कर दिया गया और शासकों को अपने अधीन कर लिया। ऐसे श्रीलंका कहाँ है? ये भारत का नक्शा है, देखो यहाँ पे, ये भारत का नक्शा। यहाँ पे इन्होंने श्रीलंका इत्यादि जगहों को भी जीत करके इन्होंने अपने गुप्त का बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए, है ना, आगे बढ़ाया। उसके बाद में इनका एक और नाम था लिच्छवी दौहित्र। क्या नाम था इनका? और लिच्छवी दौहित्र का इनको कविराज भी, इनका एक और नाम था कविराज। कविराज क्यों नाम था? ये कविताओं के बड़ी शौकीन थे, कविताएं लिखते, तो इन्होंने कविराज भी कहा जाता था। दूसरा एक और इनका नाम था, समुद्रगुप्त का एक और नाम था कि इन्होंने क्या किया कि जो शक राजा होते थे, है ना, उनको उन्होंने पराजित किया, शकादित्य इन्होंने। उसके बाद में इनका एक और था, इन्हें जैसे संगीत बड़ा प्रिय था, इनको संगीतज्ञ भी थे, तो एक सिक्के पे इन्होंने हराए। और हराने के बाद में, शकों को हराने के बाद में इन्होंने क्या किया कि अब इनके दो लड़के हुए, एक का नाम था रामगुप्त, तो मैं बता रहा था, तो इन्होंने चांदी का एक सिक्का है, सिक्के पे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। वीणा, अब संगीत कैसे होगा जी, जिसको अब गाना पसंद नहीं है तो सुनना कैसे? जो गाना गाता है वही सुनना पसंद करता है, जो पढ़ता है वही पढ़ाना पसंद करता है, जो ना पढ़ेगा वो कैसे पढ़ाएगा, जो पढ़वे नहीं करेगा। पढ़ने वाला ही एक अच्छा स्टूडेंट भी होता है, पढ़ने वाला ही एक अच्छा टीचर भी होता है। तो जो जिस कला में रहेगा उसी को ना पसंद करेगा, तो वही चीज़ है, वही कहानी है। तो यह एक अच्छा संगीतज्ञ भी थे, है ना, अपने को वीणा वादन करते हुए इन्हें दिखाया गया है, यानी ऐसा माना जाता है कि ये संगीत के बहुत प्रेमी थे। उनके बाद इनके दो लड़के हुए, एक का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था उनका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम तो बीत ही चुके थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इन्होंने क्या किया कि रामगुप्त राजा बने, 375 ईस्वी में रामगुप्त राजा बने। तो एक शक लोग जो थे, शक वंश का जो राजा था, इनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी। तो इन्होंने, इनकी जो सुंदर पत्नी थी, है ना, अब इनके पत्नी को देख करके शक राजा के मन में लालच उत्पन्न हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि भाई हम चढ़ाई करके इनके राज्य को भी जीत लेंगे, इनकी पत्नी को भी प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला, इन्होंने क्या किया कि अब इनकी भाभी थी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थी भाभी थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हुआ कि लड़की का, औरत अपनी भाभी का वेश बना करके उनका कपड़ा पहन करके गए शक राजा से मिलने के लिए। रात में गए और वहीं पे उन्होंने शक राजा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आए और ऐसा माना जाता है कि अपने भाई रामगुप्त को भी उन्होंने, है ना, पदच्युत कर दिया या मार दिया, है ना। और उसके बाद में इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी से इन्होंने विवाह किया। उसके बाद में पत्नी से विवाह करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अब क्या होता है यहाँ पे कि समुद्र का रामगुप्त, उन्होंने उन्हें हटा करके शासन शुरू किया। उनकी पत्नी से उन्होंने वैवाहिक विवाह किया और उसके बाद में इन्होंने शासन शुरू किया। इन्होंने भी समुद्रगुप्त के तौर पर इन्हें भारत का, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन।
इसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनके काल को गुप्त वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश का स्वर्ण, और सिर्फ गुप्त वंश का नहीं, पूरे आपको मतलब जितना भी प्राचीन वंशावली हुई उसका स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके दरबार में जो था साहित्य का, बड़े बड़े जितने भी उस समय के विद्वान थे, नवरत्न इनके दरबार में रहते थे। कितने रत्न जी? नवरत्न। नवरत्न मने नौ रत्न मने उस समय के जो मुख्य मुख्य विशिष्ट व्यक्ति थे, जिसमें हरिखेड़ लेखक थे, है ना। इन्होंने कविता लिखा करते थे। और उसके बाद में हरिखेड़ के बाद में तुम्हारा बारहमीर वैज्ञानिक थे, है ना। बारह संहिता का खगोल विज्ञान वैज्ञानिक थे, खगोल विज्ञानी थे। ये खगोल विज्ञान समझता है क्या होता है जी आप लोग? जो अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें उसका अध्ययन, खगोल से जुड़ी हुई, पृथ्वी से जुड़ी हुई, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां इकट्ठा करने वाला खगोल विज्ञानी कहलाता है। तो यह बारहमीर थे। बारूची व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे, है ना, बारूची। उसके बाद में, है ना, धन्वंतरी का आज भी पुस्तक, धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान माना जाता है। आयुर्वेद का भगवान के रूप में उन्हें याद किया जाता है। जितनी आयुर्वेद की पुस्तकें हैं उस पे भगवान विष्णु का उन्हें अवतार माना जाता है, चार भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। इनके दरबार में रहते थे। उसके बाद में, है ना, छक्का अमर सिंह, अमर कृत्य की रचना उन्होंने किया था। शब्दकोश की रचना अमर सिंह के द्वारा किया गया था, शब्दकोश की रचना। उसके बाद कालिदास जो थे प्रसिद्ध विद्वान, है ना, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता, है ना। और इन्हीं के अग्निमित्र जो थे, आगे हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, है ना। शंकु, है ना, वास्तुकला के जानकार थे। शंकु जो थे वास्तुकला, यानी जो घर बनाया जाता है, मैंने जितना भी काम अगर जमीन पे बनाया जाता है उसकी एक रचना होती है, ज्यामितीय रचना, घरों की बनावट। तो वास्तुविद थे, वास्तु के अनुसार घर बनाना, सारी चीज ऐसा माना जाता है कि वास्तु के अनुसार घर बनाने से सुख शांति और समृद्धि रहती है। उसके बाद में बेताल भट्ट जो थे, है ना, यह जादूगर थे। बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर। अभी जादूगर आता है ना जी देखने के लिए, उस समय भी बेताल भट्ट जादूगरी करते थे, इसलिए इनका नाम बेताल भट्ट। तो इन्होंने सारे के हर तरह से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करा। इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। उसके बाद आता है कुमारगुप्त का भी जीवन काल सबसे उत्तम चीज माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त का जो जीवन काल था, है ना, वह बहुत ही, हुणों का आक्रमण शुरू हो गया, है ना। अब हुणों के आक्रमण से स्कंदगुप्त के बाद में, है ना, हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। और हुणों के आक्रमण से शक्रादित्य इन्हें कहा जाता है। शकों को हराने के कारण से इन्हें शक्रादित्य कहा जाता है। और इन्होंने हिंदू कुश पर्वत, गांधार अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है उसे गांधार कहा जाता है। अरे यहीं के शकुनी मामा का नाम सुने हैं आप लोग? शकुनी मामा महाभारत में, तो वहीं शकुनी मामा ये इधर के रहने वाले थे। शकुनी मामा गांधार की गांधारी, जो दुर्योधन जो था, दुर्योधन की माँ गांधारी थी और इसी गांधार प्रदेश की रहने वाली थी। कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त के बाद में गुरुगुप्त है ना। गुरुगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और अंतिम राजा, है ना, विष्णुगुप्त हुए। और इनके बाद में कोई भी राजा बनने योग्य नहीं रहा और इस वंश का यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, यह वंश समाप्त हो जाता है। अब देखिए एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है कि इनमें से किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो समुद्रगुप्त जब राजा बने तो समुद्रगुप्त ने अपने राज्यारोहण पे इन्होंने क्या किया कि एक अश्वमेध यज्ञ करवाया।
इन्हें अश्वमेध यज्ञ करता भी कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम आप लोगों को बता दें थोड़ा सा कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था। अब जिस राज्य से निकल जाता था वह राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता था उसके अधीन आ जाता था। और उस राजा के बाद में है ना, अब जो राजा अगर उस घोड़ा को रोक लेता था उसको लड़ना होता था। और लड़ाई के बाद में वह जो राजा होता था अगर हार गया तो राज्य जो राजा घोड़ा छोड़ते थे उनका, नहीं हारा तो वह राज्य जो होता था है ना वो राजा वो पकड़ लेता था और इनका राज्य भी उसके पास चला जाता था। इस तरह से इस घोड़ा को यज्ञ को घोड़ा छोड़ने की प्रथा को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं।